लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, ये मुख्य रूप से साहचर्य जीवन, संयुक्त संप्रेषित अनुभव का एक तरीका है। ये अनिवार्य रूप से साथी मनुष्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक दृष्टिकोण है। ये शब्द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं। नमस्कार। जरा सोचिए कि एक सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, और सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके जैसे करोड़ों लोगों का। आज हम एक ऐसी ही प्रशासनिक प्रक्रिया की पड़ताल कर रही हैं जिसके नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की मतदाता सूची को अपडेट करने के एक नए तरीके की, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या फिर शॉर्ट में कहे तो SIR। हमारे पास द हिंदू में छपा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने की ये कोशिश अनजाने में ही सही हमारे सबसे बुनियादी अधिकार यानी वोट देने के अधिकार को ही खतरे में डाल रही है। और देखिए, इसे समझने के लिए लेखक एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक प्रयोग। प्राकृतिक प्रयोग सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सरल है। ये तब होता है जब हालात खुद ही कैसे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं जिसकी हम योजना नहीं बना सकते। अच्छा, जैसे लॉकडाउन। किसी ने प्लान नहीं किया था, पर अचानक हमें दिख गया कि अगर ट्रैफिक और फैक्ट्रियां बंद हो जाएं तो आसमान कितना नीला हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आज की हमारी चर्चा में ऐसे ही दो अनियोजित प्राकृतिक प्रयोग हमें इस पूरी कहानी की तह तक जाने में मदद करेंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक जासूसी कहानी की तरह है, जहां हम सुरागों के जरिए असली वजह तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस जासूसी कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला सुराग हमें मिलता है बिहार से। जब सायर प्रक्रिया के बाद वहां की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई तो एक तरह से हड़कंप मच गया। लिस्ट से करीब करीब 65 लाख नाम गायब थे। 65 लाख। हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तब जाकर ये आंकड़ा 44 लाख पर आया। लेकिन 44 लाख भी कोई छोटा नंबर नहीं है। सही है। और उस समय देखिए कई तरह की बातें हुई। पहली थ्योरी ये थी कि शायद बिहार में बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जिनके नाम दो दो जगह होंगे, तो उन्हें हटाया गया है। मतलब डुप्लीकेट नाम हटाए गए। हाँ, या फिर ये कि पुरानी लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां थीं और ये बस एक सफाई अभियान था। एक मिनट, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है? हम सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट कभी भी 100% सही नहीं होती। तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया थोड़ी कठोर हो, पर शायद फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी भी हो। ये एक वाजिब सवाल है, और अगर ये सिर्फ बिहार का मामला होता तो शायद हम इसे मान भी लेते। लेकिन असली तस्वीर तब साफ हुई जब यही प्रक्रिया 12 और राज्यों में दोहराई गई, और लेख के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में मौजूदा वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए। 6,56,000। ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा तो किसी एक राज्य की गड़बड़ी या प्रवासी मजदूरों वाली थ्योरी से बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है, यहीं पर पहली थ्योरी गलत साबित हो जाती है। डेटा ये दिखाता है कि इसका प्रवासन यानी माइग्रेशन से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जैसे गुजरात और गोवा, जहां लोग काम करने आते हैं, और पश्चिम बंगाल और यूपी, जहां से लोग काम करने बाहर जाते हैं, दोनों ही जगहों पर लिस्ट में भारी कमी देखी गई। अच्छा, मतलब आने वाले राज्यों में भी और जाने वाले राज्यों में भी। हाँ, तो ये सिर्फ डुप्लीकेट नाम हटाने का मामला नहीं था, कुछ और ही हो रहा था। और लेख में एक और बात सामने आती है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी, कि इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। SIR के बाद लगभग हर राज्य में वोटर लिस्ट में लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो में गिरावट आई है। हाँ, और ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि समस्या सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के डिजाइन में ही कुछ ऐसा है जो कुछ खास समूहों जैसे महिलाओं के लिए इसे और मुश्किल बना रहा है। कैसे? देखिए, अक्सर शादी के बाद महिलाओं का सरनेम और पता दोनों बदल जाता है। अगर प्रक्रिया थोड़ी भी जटिल हो तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिस्ट से बाहर होने का खतरा होता है। ये शायद कोई साजिश न हो, पर एक खराब डिजाइन का नतीजा जरूर हो सकता है। तो अगर माइग्रेशन वजह नहीं है और ये सिर्फ स्थानीय गड़बड़ी भी नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? मतलब इस SIR प्रक्रिया में ऐसा क्या अलग था? यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। SIR में 2 ऐसी शर्तें थी जो पहले कभी नहीं थी। ओके। पहली, हर वोटर को, चाहे उसका नाम पहले से लिस्ट में हो या ना हो, एक गणना फॉर्म यानी इनोमिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया। हर वोटर को? हर वोटर को। और दूसरी, कुछ मामलों में नागरिकता का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप भी मांगा गया।
इन दो शर्तों ने सारा बोझ सरकारी अधिकारी से हटाकर आम नागरिक पर डाल दिया। मतलब पहले अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो घर घर जाकर पुष्टि करे, अब नागरिक की जिम्मेदारी थी कि वो साबित करे कि वो वोटर है। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि एसआईआर प्रक्रिया में ही कोई बुनियादी गड़बड़ है। लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? मतलब क्या कोई ऐसी जगह है जहां ये प्रक्रिया लागू नहीं हुई, ताकि हम तुलना करके देख सकें कि फर्क क्या पड़ता है? खुशकिस्मती से है, और यहीं पर हमारा पहला प्राकृतिक प्रयोग सामने आता है। वो जगह है असम। असम? असम देश का इकलौता राज्य था जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। असम, जहां नागरिकता का मुद्दा देश में सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहीं पर नागरिकता का प्रमाण मांगने वाली प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं हुई। बिल्कुल, और यही बात इसे एक बेहतरीन केस स्टडी बनाती है। असम में वोटर लिस्ट को उसी समय अपडेट किया गया, लेकिन पुराने आजमाए हुए तरीके से, यानी घर घर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन। अधिकारियों ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, किसी से कोई नया फॉर्म नहीं भरवाया गया, कोई नागरिकता का सबूत नहीं मांगा गया। और नतीजे क्या रहे? नतीजे हैरान करने वाले थे। असम ने 2.52 करोड़ वोटरों के साथ प्रक्रिया शुरू की। लगभग 10.56 लाख नाम हटाए गए, जो शायद मृत्यु या स्थायी पलायन की वजह से थे, जो कि सामान्य है। लेकिन लगभग उतने ही, यानी 10.55 लाख नए नाम जोड़े भी गए। तो फाइनल लिस्ट में वोटरों की संख्या कितनी थी? ठीक 2.52 करोड़। क्या मतलब 0% की नेट कमी? ये तो अविश्वसनीय है। जबकि दूसरे बड़े राज्यों में 8% से लेकर 19% तक नाम हटा दिए गए थे। ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि जब सबूत का बोझ वोटर पर नहीं डाला गया तो लिस्ट स्थिर रही। हाँ, ये क्लासिक कंट्रोल ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे विज्ञान में हम एक चीज को स्थिर रखकर दूसरी चीज के असर को देखते हैं, यहाँ असम वो कंट्रोल ग्रुप है जो दिखाता है कि अगर एसआईआर लागू न होता तो क्या होता। शासन यानी गवर्नेंस की पढ़ाई करने वालों के लिए ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी सबसे सरल और पुराना तरीका ही सबसे प्रभावी होता है। ठीक है, असम का मामला बहुत मजबूत है, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि असम एक अलग राज्य है, उसकी अपनी अलग परिस्थितियां हैं। क्या हम वाकई असम की तुलना उत्तर प्रदेश या गुजरात से कर सकते हैं? कहीं हम सेब की तुलना संतरे से तो नहीं कर रहे? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब हमें हमारे दूसरे और शायद सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक प्रयोग से मिलता है। और ये प्रयोग हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? वहां क्या हुआ? वहां एक असाधारण संयोग हुआ। एक ही समय पर एक ही राज्य में दो अलग-अलग संवैधानिक संस्थाएं एक ही आबादी यानी यूपी के वोटरों की लिस्ट तैयार कर रही थीं। एक ही आबादी की दो अलग-अलग लिस्ट? ये कैसे हुआ? एक तरफ था भारत का चुनाव आयोग यानी ईसीआई, जो लोकसभा चुनावों के लिए अपनी एसआई प्रक्रिया चला रहा था, उन्हीं दो नई शर्तों के साथ। और दूसरी तरफ था उत्तर प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग यानी SECUP, जो पंचायत चुनावों के लिए अपनी वोटर लिस्ट बना रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंचायत वाली लिस्ट पुराने पारंपरिक तरीके से बन रही थी, बिना किसी अनिवार्य फॉर्म और बिना नागरिकता के प्रमाण के। अरे वाह, ये तो एक परफेक्ट AB टेस्ट जैसा हो गया। एक ही सैंपल पर दो अलग अलग तरीकों का परीक्षण। तो आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े जमीन आसमान का फर्क दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश की अनुमानित वयस्क आबादी करीब 16.1 करोड़ है। ठीक है, 16.1 करोड़। अब देखिए, एसआई प्रक्रिया के बाद भारत के चुनाव आयोग ECI की लिस्ट में वोटरों की संख्या घटकर सिर्फ 12.6 करोड़ रह गई। 1 मिनट, 16.1 करोड़ की वयस्क आबादी और वोटर सिर्फ 12.6 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब दूसरी लिस्ट देखते हैं, राज्य चुनाव आयोग SECUP की लिस्ट, जो पारंपरिक तरीके से बनी थी। जब उन्होंने अपने ग्रामीण और शहरी वोटरों को जोड़ा तो उनकी फाइनल लिस्ट में कुल कितने वोटर थे? कितने? पूरे 16.1 करोड़। क्या मतलब राज्य चुनाव आयोग की लिस्ट में राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी के 100% लोग शामिल थे और केंद्रीय चुनाव आयोग की लिस्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब था? बिल्कुल। एक ही राज्य, एक ही समय, एक ही आबादी, एक तरीके से गिनती हुई तो 12.6 करोड़, दूसरे तरीके से हुई तो 16.1 करोड़। ये 3.5 करोड़ लोगों का फर्क है। 3.5 करोड़? हाँ, ये कोई छोटी मोटी गलती या स्टैटिस्टिकल एरर नहीं है।
ये सीधे तौर पर काम करने के तरीके यानी कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है। ये तो अविश्वसनीय है। 3.5 करोड़ का अंतर। ये तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कुल आबादी मिला के भी उससे ज्यादा है। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हो सकता है? मतलब 3.5 करोड़ लोग जो पंचायत चुनाव में वोट दे सकते हैं, वो शायद लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। यही इस विश्लेषण का सबसे चिंताजनक निष्कर्ष है। पसम और उत्तर प्रदेश के ये दो प्राकृतिक प्रयोग मिलकर एक बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। समस्या वोटर लिस्ट को अपडेट करने में नहीं है, वो तो एक जरूरी काम है। समस्या SIR पद्धति के खास डिजाइन में है। वो दो शर्तें, अनिवार्य फॉर्म और नागरिकता का प्रमाण, ही इस बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने की मुख्य वजह लगती हैं। इसी वजह से शायद लेखक इसे एक मताधिकार हरण करने वाला राक्षस कहते हैं, यानी अ डिसएनफ्रेंचाइजिंग मॉन्स्टर, जिसे भारतीय वोटरों पर छोड़ दिया गया है। ये बहुत ही भारी शब्द हैं, लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद ये अतिशयोक्ति नहीं लगते। बिल्कुल। और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा मामला कई GS पेपर्स के लिए एक शानदार केस स्टडी है। अच्छा, किस तरह से? पहला, चुनावी सुधार यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी नीयत से किया गया सुधार भी खराब डिजाइन की वजह से उल्टा पड़ सकता है। दूसरा, शासन यानी गवर्नेंस। ये प्राकृतिक प्रयोग की अवधारणा को समझाता है कि कैसे हम बिना किसी महंगे सर्वे के भी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं। और तीसरा, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। ये उजागर करता है कि कैसे एक सामान्य दिखने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया महिलाओं और कमजोर वर्गों को व्यवस्था से बाहर कर सकती है। आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि लोकतंत्र की मशीनरी कितनी नाजुक हो सकती है। एक छोटा सा प्रक्रियात्मक बदलाव, एक फॉर्म भरने की शर्त, और उसके नतीजे इतने बड़े और दूरगामी हो सकते हैं कि करोड़ों लोग अपने सबसे कीमती अधिकार से वंचित हो सकते हैं। और यहाँ एक अंतिम विचार है सोचने के लिए। आजकल हम एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे बड़े और महत्वाकांक्षी चुनावी सुधारों पर बहुत बहस करते हैं। ये मामला हमें याद दिलाता है कि किसी भी बड़े सुधार से पहले सबसे बुनियादी चीज का सही होना कितना जरूरी है, और वो है एक सटीक और समावेशी मतदाता सूची। सही कहा। अगर हर योग्य नागरिक का नाम लिस्ट में ही नहीं है, तो फिर एक राष्ट्र एक चुनाव हो या 10 चुनाव, उसका क्या मतलब रह जाएगा? ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम बड़े और चमकदार सुधारों के पीछे भागते हुए लोकतंत्र की उस नींव को ही खोखला तो नहीं कर रहे हैं जिस पर यह पूरा ढांचा खड़ा है? इसी सवाल के साथ हम आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें।